हेलो स्टूडेंट्स, हम आईआईटी जैम में आने वाली केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर्स स्टडी करवा रही थी और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम स्टडी कर रहे थे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में हमने सबसे पहले पढ़ा था जे थॉम्सन का मॉडल, फिर हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नया मॉडल दिया गया था जिसको बोर मॉडल कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बोर मॉडल के बारे में स्टडी कराऊंगी। चलो, सबसे पहले तो हम रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी और जब उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर ली तो उस न्यूक्लियस की साइज की भी कैलकुलेशन की थी। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, R इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे ए जो है, मैं सारे सिंबल्स बता रही हूं, वेयर ए जो है वो है मास ऑफ एटम, आर नोट कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो 1.1 इंटू 10⁻⁻15 से लेके 1.5 इंटू 10⁻⁻15 तक होती है। आर रेडियस ऑफ एटम, किसी भी एटम की हम रेडियस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसने कैलकुलेट की? रदरफोर्ड ने कैलकुलेट की। ये कैलकुलेट करने के लिए रदरफोर्ड ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज किया। किसको यूज किया? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज किया। बस आपको तो इतनी सी चीज याद रखनी है कि ये जो न्यूक्लियस का साइज रदरफोर्ड ने जो कैलकुलेट किया था वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को यूज करते हुए किया था। अब हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस तो ये थी कि रदरफोर्ड जो है वो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। रदरफोर्ड के जो मॉडल है उस मॉडल से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। सेकंड जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थ्योरी को भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। क्या थ्योरी थी? ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई एसिलेटेड पार्टिकल्स है तो वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगी तो क्या होगा? उनका पाथ छोटा होता हुआ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था? ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएंगे तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो इनको क्या मिल जाएगा? एसिलेशन मिल जाएगा। तो एसिलेटेड पार्टिकल्स, ये क्या बन गए? एसिलेटेड पार्टिकल्स। और एसिलेटेड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? एक टाइप की एनर्जी है और एनर्जी जब इससे रिमूव हो जाएगी तो इसका पाथ धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा? छोटा होता हुआ चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस न्यूक्लियस में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये इस न्यूक्लियस में समा गया तो इस एटम का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम तो प्रेजेंट होता है, एटम तो स्टेबल होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। क्लियर? तो इसी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए बोर ने अपना एक मॉडल दिया था।
इस वीडियो लेक्चर्स में हम उसी बोर मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। क्या कहा था कि बोर, जब ये मॉडल दिया था बोर ने, उस टाइम तक क्वांटम थ्योरी आ गई थी। मैक्स प्लैंक ने अपनी एक क्वांटम थ्योरी दे दी थी। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि कोई भी बॉडी जो है वो न तो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करती है और न ही कंटिन्यूअस एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी को एमिट करती है या अब्जॉर्ब करती है। और जो ये छोटे छोटे पैकेट्स जो एनर्जी के हैं वो फोटोन कहलाते हैं और उनकी एनर्जी जो होती है वो h के इक्वल होती है। तो जब बोर का मॉडल आया था तब ये थ्योरी आ चुकी थी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। तो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, वो बोर का जो मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी का एक मिला जुला फॉर्म थी। उस टाइम तक डी ब्रोगली ने भी अपनी वेव इक्वेशन दे दी थी। डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन आ गई थी। किसके लिए आई थी? ये पार्टिकल्स के लिए आई थी। और क्या कहा था इन्होंने, डी ब्रोगली ने? पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर हम बोर मॉडल पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था कि जिस तरीके से लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है, ये वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करती है, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है, मैटर है, वो भी ड्यूअल नेचर शो करती है। मैटर के पास भी दोनों ही नेचर होते हैं, पार्टिकल और एज वेल एज वेव नेचर। तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी किसके लिए? अब वेव नेचर है उसके पार्टिकल्स के पास, तो उसके पास ऑब्वियसली बात है वेव्स जुड़ी हुई होंगी, और उन वेव्स की जो वैल्यू होती है लैम्डा, वेवलेंथ, ये होती है h/mv या h/p। ये है डी ब्रोगली की वेव इक्वेशंस। इसी डी ब्रोगली की वेव इक्वेशंस को बोर ने भी यूज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो भी क्या है? पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या नेचर शो करेंगे? वेव नेचर शो करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि बोर मॉडल जो है वो किस किस पे फॉलो होता है। फिर हम बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल जो है बोर मॉडल जो है वो क्लासिकल प्लस क्वांटम दोनों के ऊपर ही बेस्ड है। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं। ये बात तो हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तीसरी बात, बोर मॉडल जो है वो केवल और केवल अप्लीकेबल होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये भी वहां पे फेल हो जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये फेल हो जाता है। तो क्या है? बोर मॉडल इज applicable only for one electron system। जैसे किस किस एटम पे होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लिथियम +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इनके पास क्या बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम +3, इस तरीके के जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बोर मॉडल उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होता है। अब हम एक एक करके इस बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स स्टडी करते हैं कि इन्होंने क्या बताया।
पहली बात तो इन्होंने बताई कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा के कक्ष में चक्कर लगाता है, मीन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो वो न तो एनर्जी एमिट करेगा और न ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। देखो ये बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मॉडल भी है। इसमें आपके आईआईटी जैम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आगे हम एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे, यहीं से आने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट्स क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिड नॉट रेडिएट एनर्जी when it stood in a definite या fixed orbit। जब ये फिक्स्ड ऑर्बिट में है तो ये एनर्जी रेडिएटेड नहीं करते हैं। सेकंड बात, जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट भी कर सकते हैं और एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये बात डिपेंड करेगी कि ये ऑर्बिट में जो जा रहे हैं वो न्यूक्लियस के तरफ जा रहे हैं या न्यूक्लियस से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स move from one orbit to another orbit, एक ऑर्बिट से कहां भी मूव कर रहे हैं, दूसरी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, then they emit, radiate और अब्जॉर्ब एनर्जी। वो एनर्जी को रेडिएट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, एमिट भी कर सकते हैं और एनर्जी को अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करेगा, वो न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं या न्यूक्लियस से बाहर की ओर जा रहे हैं। व्हेन, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे डायग्राम बना के लिखो, जब इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट। यहां पे बना रहे, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, यहां से यहां की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी एमिट करेगा।
मीन्स वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है या न्यूक्लियस से बाहर की ओर जा रहा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो एनर्जी को एमिट करेगा। ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब या एनर्जी एमिट हो रही है ये किस फॉर्म में होगी? डिस्क्रीट फॉर्म में होगी। डिस्क्रीट फॉर्म में होगी मीन्स न तो इससे एनर्जी कंटिन्यूअस अब्जॉर्ब होगी और न ही इससे एनर्जी कंटिन्यूअस एमिट होगी, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगी। और इन पैकेट्स को क्या कहा जाएगा? फोटोन। मीन्स ये जो एनर्जी है ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होगी। ये जो एनर्जीज का एक्सचेंज हो रहा है ये एनर्जी प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर यहां तक सेकंड पोस्टुलेट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की। चलो ये तो बता दिया कि भाई ये एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है उसका रीजन इन्होंने थर्ड पोस्टुलेट में दिया। क्यों नहीं करेगा? क्या कहा है इन्होंने? जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवेल कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पोस्टुलेट्स, व्हेन electrons move in a orbit, जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, देन टू टाइप फोर्स अप्लाई ऑन इट। इस पे दो टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। कौन कौन से? देखो, ये न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। इस यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो आर है। इस जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस आर है। अब जब इस पाथ में ये मूव कर रहा है तो इस पे दो टाइप के फोर्स लगेंगे। एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज है मीन्स, और ये नेगेटिव चार्ज है मीन्स, जब भी कोई दो अपोजिट चार्ज हैं तो इन दोनों अपोजिट चार्ज पे कूलम्बिक फोर्स लगता है। अपोजिट चार्ज पे क्या लगता है? कूलम्बिक फोर्स लगता है। और वो कूलम्बिक फोर्स कहाँ से कहाँ तक होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ होता है। नेगेटिव क्या है? ये रहा। नेगेटिव से पॉजिटिव मीन्स इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव क्या है? न्यूक्लियस। तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, टुवर्ड द न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई की ओर होगा। और इस फोर्स को, इस कूलम्बिक फोर्स को, ये क्या था? कूलम्बिक फोर्स था। कूलम्बिक फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स कहां से कहां लगता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। इस कूलम्बिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। और इस कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के कांस्टेंट है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आर है, आर का स्क्वायर। इस पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ई होता है। ये यहां पे क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। एक तो हाइड्रोजन की केस में है, लिथियम के केस में दो प्रोटॉन। मीन्स प्रोटॉन
कितने भी हो सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ाई थी आप लोगों को, तब मैंने बताया था कि प्रोटॉन पे जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज ऑन प्रोटॉन हम किससे दिखाते हैं? एक प्रोटॉन का चार्ज E से डिनोट करते हैं। तो टोटल प्रोटॉन का चार्ज या टोटल न्यूक्लियाई चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन पे E चार्ज है, Z प्रोटॉन है, तो क्या होगा? ZE होगा। कितना होगा? ZE होगा। मीन्स Q1 की वैल्यू हमारे पास E है और Q2 की वैल्यू हमारे पास ZE है। क्लियर? तो कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? KEZE/r²। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो कूलम्बिक फोर्स की आपके पास वैल्यू होती है KZE²/r²। ये जो कूलम्बिक फोर्स है, इस कूलम्बिक फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की ओर है तो इस फोर्स को नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। इस कूलम्बिक फोर्स को क्या नाम दे दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास ZE²/r², KZE²/r²। अब देखो दूसरा फोर्स, जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक फोर्स इसका बाहर की ओर लगता है, न्यूक्लियस से बाहर की ओर लग रहा है। बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? ये न्यूक्लियाई था और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे जो बाहर की ओर ये फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस तरीके से ये बाहर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स किसके इक्वल होगा? यदि इलेक्ट्रॉन्स v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मास m है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा इसका, वो क्या होगा? mv/r, mv²/r। ये इसके फोर्स होगा, mv²/r, ये इसके पास फोर्स होगा। मैं इसको ब्लैक से, अब देखो, एक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये कांस्टेंट इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो क्या जरूरी है कि इस पे जो दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो उसकी क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो उस फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यदि इसमें से कोई भी एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो ये न्यूक्लियस में आ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया तो ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। तो क्या कहा अगला कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग। अब इसको इक्वल कर दो और इक्वेशन बना लो।
इस इक्वेशंस को हमें आगे काम आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन बन गई थर्ड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट्स की। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे जिन ऑर्बिट्स के लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h/2 का इंटीग्रल हो। तो फोर्थ पोस्टुलेट्स, ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से निकाला था इन्होंने। कैसे निकाला था, अब हम फोर्थ पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पोस्टुलेट ये है बेस्ड ऑन डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। कैसे बेस्ड है देखो, सबसे पहले तो ये कहता क्या है वो देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h/2 के इंटीग्रल होनी चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल के इक्वल होनी चाहिए। द एंगुलर मोमेंटम of electron, the angular momentum of a electron revolving in a orbit is the multiple integral of h/2 h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। क्या, इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करेंगे। L की वैल्यू होनी चाहिए h/2 इनटू में n। n क्या है, n की वैल्यू होगी, n एक इंटीग्रल वैल्यू है जिसकी वैल्यू n कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो होते ही तो ये वैल्यू ही ख़त्म हो गई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ज़ीरो हो गई, मीन्स एंगुलर मोमेंटम नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। क्लियर, तो n कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। दूसरी बात, n की वैल्यू जो है वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, किस में होगी, इंटीग्रल फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होगी। क्लियर, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, यदि वो उसका मास m है, v वेलोसिटी है और r रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, तो एंगुलर मोमेंटम ये वैल्यू होगी mvr। तो मैं यहाँ पे ये रख दूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, mvr इक्वल टू nh/2 ये इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, डी ब्रोगली से कैसे आई वो देखते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड। पहली इक्वेशन तो हमने निकाली थी कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरी इक्वेशन हमने निकाल ली एम वी आर इक्वल टू NH/2 पाई। अब ये NH/2 पाई आया कहाँ से वो देखो, कैसे कह रहे हैं हम, ये डी ब्रोगली के ऊपर बेस्ड है। देखो डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर को डिफाइन किया था और इसकी वेव इक्वेशन क्या थी,
इसकी वेव इक्वेशन थी लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या थी? लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्लियर? अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है। वेव नेचर है तो इनके साथ वेव्स भी जुड़ी हुई है, वो वेव्स भी मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। फिर दोबारा वेव्स आएंगी, ऐसे मूव करेंगी, इस तरीके से मूव्स कर रही है इनके ऊपर। अब देखो, आप लोगों ने दो तरीके के इंटरफेरेंस पढ़े होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? जब दो वेव्स जो हैं वो अपोजिट फेस में आके मिलती है तो क्या होगा? उनका एम्पलीट्यूड कम होता हुआ चला जाएगा। कम होगा एम्पलीट्यूड, मीन्स मान लो ये एक वेव्स आ रही है, ये इस फेस में आ रही है, पॉजिटिव फेस में आ रही है, दूसरी वेव्स आई वो नेगेटिव फेस में आएगी, नेगेटिव फेस में आएगी, और जब इन दोनों का जो इंटरफेरेंस होगा उनसे जो हमें वेव्स मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी। मीन्स इनके जो ये एम्पलीट्यूड है ये ख़त्म हो चुके होंगे, वेव नेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे यदि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्म में मिलता रहे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो यहाँ पे, तो धीरे धीरे इनका एम्पलीट्यूड कम होता हुआ लास्ट में क्या होगा? ये वेव नेचर ही खत्म हो जाएगा। जबकि क्या है? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? वेव नेचर है। वेव नेचर है तो ये हमेशा कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेंगे तो इनके लिए ज़रूरी है कि इनकी जो वैल्यू है वो इंटीग्रल हो। ये जो वेव्स हैं ये इंटीग्रल वेव्स हो, अनकंप्लीट वेव्स नहीं हो। इन वेव्स का जो एक पूरा सर्कुलर पाथ जो कंप्लीट कर रहे हैं, उस सर्कुलर पाथ में जो वेव्स हैं उनका नंबर क्या हो? इंटीग्रल हो। किसके लिए जरूरी है ये? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये बात ध्यान रखना कि इनमें जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में कितने होंगे? वेव, इंटीग्रल वेव नंबर होंगे। इंटीग्रल वेव होंगी, और इंटीग्रल वेव होंगी तो इस सर्कुलर पाथ का सर्क्यूमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर। इस 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? n लैम्बडा। सर्कुलर पाथ है तो इसकी सर्क्यूमफेरेंस क्या होगी? 2 पाई आर। ये इस 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी? जितनी भी ये वेव्स हैं इन वेव्स के नंबर के इक्वल, n लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है, हमें पता है, और इस वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? h अपॉन एम वी। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो 2 पाई आर ये वैल्यू आ गई n h अपॉन एम वी। इस 2 पाई को तो इधर लेके जाओ और इस एम वी को इधर लेके आओ, क्या होगा? एम वी आर ये वैल्यू होगी एन एच अपॉन 2 पाई। निकल गया। सेकंड, आपको ये
जरूर याद रखने हैं। अब हम इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू, रेडियस जिसमें वेलोसिटी नहीं होगी, और हम वेलोसिटी की वैल्यू जिसमें रेडियस नहीं होगा। और उसके बाद हम थर्ड काम करेंगे, यहाँ पे इनकी एनर्जी कैलकुलेट, डेल ई की वैल्यू निकालेंगे और एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे। क्लियर? तो पहले मैं आप लोगों को फटाफट ये कैलकुलेट करना सिखाती हूं कि आर रेडियस क्या है और वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला बनाएंगे हम इन दो इक्वेशंस का यूज करके। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बना सकते हो, आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन रेडियस और वेलोसिटी की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आर कैलकुलेट करेंगे हम इंडिपेंडेंट वेलोसिटी, जिसमें क्या नहीं हो, वेलोसिटी नहीं हो। और v कैलकुलेट करेंगे इंडिपेंडेंट रेडियस। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो दो इक्वेशन है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से ये आर कैंसिल आउट, मीन्स ये इक्वेशन तो मिल गई, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये इक्वल टू बना एम वी। एक इक्वेशन तो आपकी एम वी स्क्वायर, सॉरी, एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन है एम वी आर, ये इक्वल टू है एन एच अपॉन 2 पाई। यहां से हम इस v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v क्या है, v इक्वल टू एन एच अपॉन एम आर। ये वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम आर, ये वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में रख दो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वल टू हुआ, इसका स्क्वायर करो, m तो एज इट इज। अब v का स्क्वायर है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या निकाली हमने इस इक्वेशन से, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, यही तो वैल्यू निकाली। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन से जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इससे v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, v यहां रखा, बाकी एम आर को इधर भेज दिया। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या था, v स्क्वायर था, उस v स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया मैंने इस वैल्यू से, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर से। तो जैसे ही v की जगह मैंने एन एच अपॉन 2 पाई एम आर लिखा, तो इन सब का होल स्क्वायर कर दिया, क्या बना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो आर नीचे भी है और आर इधर भी, आर स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट। हमें इस इक्वेशंस का यूज करके हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें क्या नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगी। करो कैलकुलेट, आर इक्वल टू, आर को इधर ले जाओ, बाकी पोर्शन को इधर भेज दो, आर इक्वल टू ये एम स्क्वायर से ये एम कैंसिल आउट, आर इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर तो यही बचा, नीचे क्या हुआ 4 पाई की स्क्वायर एम, यहां क्या बचा के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सॉरी एच स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई की स्क्वायर कांस्टेंट है,
m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी कांस्टेंट है, और k भी कांस्टेंट है, और e इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी कांस्टेंट है। मींस इस इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? h 4 पाई की स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट और e स्क्वायर कांस्टेंट। इन ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट। और जब इन कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है। इन सब की वैल्यू पुट करने पे r की वैल्यू ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, r इक्वल टू 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड चेंज होगा, इसलिए जेड कांस्टेंट नहीं है। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट भी चेंज होंगी तो भी आपकी रेडियस चेंज होगी। तो ये क्या है? r की वैल्यू आ गई, किस में आई? एंगस्ट्रॉन में आई। 0.529 इंटू में n स्क्वायर अपॉन जेड। r रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के, और r n स्क्वायर के, और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है z के। r जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा रेडियस की वैल्यू कम होती हुई चली जाएगी। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, n स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। अब हम कैलकुलेट करेंगे v की वैल्यू। देखो ये वैल्यू r की वैल्यू आ गई है हमारे पास, और एक इक्वेशन ये रही mvr, ये था nh अपॉन 2 पाई। जहां पे आपको क्या केवल v की वैल्यू निकालनी है तो v इधर रख लो, nh अपॉन 2 पाई और m इंटू में r। अब इस r की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे, ये रही n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो, v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m। अब ये वैल्यू पुट करूंगी तो ये n स्क्वायर h स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका 4 पाई की स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब देखो n से एक n कैंसिल आउट, एक h से एक h कैंसिल आउट। क्लियर? 2 पाई से 2, ये 4 पाई की स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स ऊपर बन गया 2 पाई। अब एक m से ये m कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट। v की वैल्यू आपके पास क्या आई? 2 पाई के ई की स्क्वायर अपॉन h। ये तो कांस्टेंट वैल्यूज मैंने एक साथ लिखी, यहाँ h बचा, h नीचे लिख दिया इनटू में, यहाँ क्या बचा? z अपॉन n, z अपॉन n। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी की। इस वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶। v इक्वल टू, इन सब की जो कैलकुलेशन करते हैं वो आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू में z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल के आ गई। z एटॉमिक नंबर है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा z के। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। v
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी v की वैल्यू कम होती हुई चली जाएगी। ये था आपके बोर के पोस्टुलेट्स स्टडी किए, और उन पोस्टुलेट्स का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी ऑर्बिट में हम उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की, उस ऑर्बिट की एनर्जी, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उनकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।